आज अपन बात करते हैं मास्ट सेल के बारे में। देखो ये जो मास्ट सेल है वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू की मोस्ट इंपोर्टेंट सेल है। मास्ट सेल जो है वेरी वेरी इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है किसके अंदर, एलर्जिक रिएक्शन के अंदर। एलर्जिक रिएक्शन, किस टाइप की एलर्जिक रिएक्शन? टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके अंदर, एलर्जिक अस्थमा, एलर्जिक अस्थमा। तीसरा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसके अंदर, एनाफाइलेक्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक। देखो नॉर्मली जो है मास्ट सेल है वो इम्यून सिस्टम को बिलोंग करती है, लेकिन जब मास्ट सेल इरिटेटेड होती है तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक अस्थमा, एनाफाइलेक्टिक शॉक। तो जब मास्ट सेल इरिटेट होगी तो वो एलर्जिक अस्थमा कैसे प्रोड्यूस करेगी या एलर्जिक अस्थमा कैसे डेवलप होगा, पहले इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पे मेरे पास वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट पर्सन, ये क्या करता है भाई, मॉर्निंग वॉक के लिए किधर जाता है, पार्क के अंदर। और पार्क में क्या कर लेता है, इनहेलेशन के दौरान जो पोलन ग्रेन है उसको क्या कर लेता है, इनहेल। इसका मतलब ये जो अनफॉर्चुनेट पर्सन है वो किसको डेवलप करेगा, एलर्जिक अस्थमा। तो इसके लिए अपन बनाते हैं डायग्राम। देखो ये है मेरे पास ट्रेकिया और ये है ब्रोंकस और ये है अपना लंग्स। ये जो ब्रोंकस है वो आगे चलकर किस में डिवाइड होती है भाई, ब्रोंकाई के अंदर। ठीक है, ये है अपने पास ब्रोंकाई। देखो ये जो ब्रोंकाई की जो इंटरनल लाइनिंग है वो क्या है, स्पेशल टाइप की एंडोथेलियल सेल से क्या होती है, कवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास है स्पेशल टाइप की एंडोथेलियल सेल्स। अब यहाँ पे क्या होते हैं, ये जो ब्रोंकाई है इस ब्रोंकाई के अंदर क्या होती है, स्पेशल टाइप की एम सेल। यहाँ पे क्या होती है भाई, वेरी वेरी स्पेशल टाइप्स की एम सेल। ठीक है, एम फॉर मैक्रोफेज। ठीक है, ये जो मैक्रोफेज है वो कहाँ प्रेजेंट है, एल्वियोलर सिस्टम के अंदर। तो इस मैक्रोफेज का नाम क्या होगा, एल्वियोलर मैक्रोफेज। क्या नाम होगा भाई इसका, एल्वियोलर मैक्रोफेज, मैक्रोफेज। इतना समझ में आ गया। देखो अपने को रटना नहीं है, अपने को समझना है। ठीक है, तो ये है अपने पास एल्वियोलर मैक्रोफेज। अब देखो ये जैसे ये पर्सन जो है पोलन ग्रेन को क्या करेगा, इनहेल। ये है अपने पास पोलन ग्रेन। जैसे ही पोलन ग्रेन कहाँ पहुंचेगा, लंग्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया भाई, पोलन ग्रेन। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो डायग्राम है इसको इधर बड़ा बनाता हूँ। ठीक है, मैक्रोफेज को बिग साइज में बनाते हैं। तो ये है अपने पास मैक्रोफेज। ये अपने पास क्या है भाई, मैक्रोफेज, एल्वियोलर मैक्रोफेज। ठीक है, और ये है इधर अपने पास पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन, देखो इस पोलन ग्रेन को ये जो मैक्रोफेज है वो क्या कर रही है, इनगुल्फ कर रही है। इसका मतलब ये जो मैक्रोफेज है इस पोलन ग्रेन का क्या कर रही है, फेगोसाइटोज। समझ में आ रहा है। तो ये जो प्रोसेस है वो पोलन ग्रेन जो है किधर जा रहा है, मैक्रोफेज के अंदर। तो इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं अपन, एंडोसाइटोसिस। क्या हो रहा है, एंडोसाइटोसिस। अब देखो भाई ये पोलन ग्रेन किधर आ गया, मैक्रोफेज के अंदर। ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या है अपने पास,
सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स के अंदर क्या है अपने पास, पोलन ग्रेन। इस पूरी होल स्ट्रक्चर को अपन बोलेंगे क्या, मैक्रो, सॉरी, इस पूरी स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलेंगे, फेगोसोम। इसको क्या बोलेंगे भाई, फेगोसोम। तो फेगोसोम किसको बोलते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स के अंदर क्या पैक्ड है, पोलन ग्रेन। इस पोलन ग्रेन की जगह कुछ और फॉरेन सब्सटेंस हो सकते हैं, जैसे पास बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, फंगस या अदर केमिकल सब्सटेंस, ठीक है। अब ये जो मैक्रोफेज है, इस मैक्रोफेज के अंदर क्या होते हैं, स्पेशल टाइप्स के ग्रेन्यूल्स। क्या होते हैं भाई, स्पेशल टाइप्स के ग्रेन्यूल्स। तो ये रहे भाई स्पेशल टाइप्स के ग्रेन्यूल्स। और इन ग्रेन्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, स्पेशल टाइप्स के डिस्ट्रक्टिव एंजाइम। कौन से एंजाइम, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, ठीक है। जैसे ही फेगोसोम मैक्रोफेज के अंदर आएगा, ये जो लाइसोजाइम कंटेनिंग जो ग्रेन्यूल्स है वो क्या होंगे, इस फेगोसोम के साथ क्या होंगे, फ्यूज। क्या होंगे भाई, फ्यूज, ठीक है। और फ्यूज होके यहां से क्या निकलेंगे, क्या रिलीज करेगा ये, कटर्स, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स। और ये डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, ये जो पोलन है इस पोलन को क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रॉय, ठीक है। नॉर्मली कैसे होता है, देखो नॉर्मली जो है ये पोलन है, नॉर्मली जो पोलन ग्रेन है वो किसमें किसमें डिग्रेड हो जाएगा, ये अपने पास पोलन है, नॉर्मली पोलन, पोलन के अंदर जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है वो नॉर्मली किसमें डिग्रेड हो जाएंगे, एमिनो एसिड के अंदर, ठीक है। और जो पोलन कार्बोहाइड्रेट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, मोनोसैकेराइड के अंदर। किसमें, मोनोसैकेराइड के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पोलन ग्रेन है, इस पोलन ग्रेन का क्या हो गया भाई, पोलन ग्रेन का क्या हो गया, कंप्लीट ब्रेकडाउन, ठीक है। इसका मतलब ये जो प्रोसेस है वो क्या है, नॉर्मल प्रोसेस है। इस प्रोसेस के थ्रू एलर्जिक अस्थमा प्रोड्यूस नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ऐसे नॉर्मल क्या होती है, प्रोसेस, ठीक है। लेकिन एलर्जिक अस्थमा प्रोड्यूस कब होगा, देखो जब ये जो पोलन है वो पोलन क्या हो, पार्शियली ब्रेकडाउन हो, क्या हो, पार्शियली ब्रेकडाउन, नॉट कंप्लीट ब्रेकडाउन, ठीक है। तब क्या डेवलप होगा भाई अपने पास, एलर्जिक रिएक्शन। तो अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि ये जो पोलन है वो क्या होगा, पार्शियली क्या होगा, ब्रेकडाउन। और ये अपने पास क्या है, पार्शियली मेटाबोलाइज्ड पोलन पार्टिकल्स। समझ में आ गया, ये जो पार्शियली मेटाबोलाइज्ड पोलन पार्ट्स है इसको अपन बोल रहे हैं पोलन एंटीजन। क्या बोल रहे हैं भाई, पोलन एंटीजन। समझ में आ गया। अब देखो ये जो एक एंटीजन वर्ड है इसका मतलब समझते हैं। एंटीजन किसको बोलते हैं, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस हो सकता है, चाहे वो फिर माइक्रोब्स हो, बैक्टीरिया हो, या फिर पोलन हो, समझ में आ गया, या फिर अदर केमिकल सब्सटेंस। तो कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जो बॉडी के अंदर किसको प्रोड्यूस कर दे, एंटीबॉडी को। समझ में आ गया। इसका मतलब ऐसे सब्सटेंस जो बॉडी के अंदर एंटीबॉडी की प्रोडक्शन को क्या करते हैं, स्टार्ट। तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, एंटीजन्स। समझ में आ रहा। अब यहाँ पे अपने पास क्या हो गई, पोलन एंटीजन। तो जैसे इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पोलन ग्रेन है वो क्या हो गया, पार्शियली डिस्ट्रॉय हुआ है, नॉट कंप्लीट डिस्ट्रॉय। तो अब क्या होगा, ये जो मैक्रोफेज है इस मैक्रोफेज की क्या होगी भाई, न्यूक्लियर मशीनरी क्या होगी, एक्टिवेट, ठीक है। क्या होगी, न्यूक्लियर मशीनरी। और इस न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे देखो अपने पास है स्पेशल टाइप्स का क्रोमोसोम्स, स्पेशल टाइप्स का क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम नंबर 6। कौन सा, क्रोमोसोम नंबर 6। जब ये क्रोमोसोम नंबर 6 एक्सप्रेस होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्पेशल टाइप्स का सब्सटेंस रिलीज होगा। क्या होगा, स्पेशल टाइप का सब्सटेंस। और ये जो अपने पास स्पेशल टाइप का सब्सटेंस है, ठीक है, ये इस स्पेशल टाइप के सब्सटेंस को अपन क्या बोल रहे हैं भाई, MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल। MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल। MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल का मतलब है मेजर हिस्टोकम्पैटिबल मॉलिक्यूल 2। समझ में आ गया। MHC का मतलब क्या है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबल मॉलिक्यूल 2। समझ में आया। अब क्या होगा कि ये जो MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल और ये जो पार्शियली
मेटाबोलाइज्ड पोलन पार्टिकल्स है वो क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, फ्यूज। क्या होंगे, फ्यूज। फ्यूज होकर क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स कैसे बन रहा है भाई अपने पास, इस तरीके से क्या बन रहा है, कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रहा है, ये अपने पास क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स। MHC2 मॉलिक्यूल और पार्शियली मेटाबोलाइज पोलन पार्टिकल्स। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स को, ये जो मैक्रोफेज है वो क्या करती है, इम्यून सेल्स के पास जाएगी और उस इम्यून सेल्स को क्या करेगी, रिप्रेजेंट, और क्या बोलेगी कि देखो मैंने क्या कोट किया है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अपने पास दूसरा क्या, इम्यून सेल। कौन सा इम्यून सेल्स, लिम्फोसाइट। तो इधर मैं बनाता हूं लिम्फोसाइट। ये है अपने पास टी हेल्पर 2 लिम्फोसाइट। ये क्या है भाई, टी हेल्पर 2 लिम्फोसाइट। अब देखो ये जो मैक्रोफेज है वो इस मॉलिक्यूल्स को क्या करेगी, अपनी सरफेस पे क्या करेगी, एक्सप्रेस। ठीक है, और एक्सप्रेस करके किस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी, कुछ इस तरीके से अपने पास क्या बनेंगी, स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो MHC2 मॉलिक्यूल है वो ये पार्शली मेटाबोलाइज्ड पोलन है, वो क्या होंगे, मैक्रोफेज की सरफेस पे क्या हो रहे हैं, एक्सप्रेस। समझ में आ रहा है। और ये अपने पास क्या है, MHC2 मॉलिक्यूल। अब देखो ये जो टी हेल्पर 2 सेल है, लिम्फोसाइट है, इसकी सरफेस पे क्या होते हैं, स्पेशल टाइप्स के रिसेप्टर्स। और ये रिसेप्टर क्या करते हैं, ये जो पार्शियली मेटाबोलाइज्ड पार्टिकल्स है उसके साथ क्या होते हैं, बाइंड। क्या होते हैं भाई, पार्शियली मेटाबोलाइज्ड पोलन पार्टिकल्स के साथ क्या हो रहे हैं, बाइंड। समझ में आ रहा है। ये जो रिसेप्टर है वो कहाँ पे है, टी हेल्पर 2 सेल की सरफेस पे। तो इस रिसेप्टर को अपन क्या बोलेंगे भाई, टी सेल रिसेप्टर। समझ में आ रहा है। देखो बिल्कुल सिंपल नाम है, कहाँ पे प्रेजेंट है, टी सेल की सरफेस पे। समझ में आ रहा है। तो इसलिए इसका नाम क्या होगा, टी सेल रिसेप्टर। ये जो टी सेल रिसेप्टर्स है वो किसके साथ बाइंड हो रहा है, पार्शियली मेटाबोलाइज्ड पोलन पार्टिकल्स के साथ। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, दूसरा टाइप का एक और रिसेप्टर्स होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है भाई, स्पेशल टाइप का प्रोटीन मॉलिक्यूल। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स किसके साथ बाइंड होता है, MHC टाइप 2 मॉलिक्यूल के साथ। समझ में आ रहा है। ये जो MHC2 मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो रहा है, इस प्रोटीन मॉलिक्यूल को बोलते हैं अपन CD4 पॉजिटिव। CD4 पॉजिटिव। CD4 का मतलब है अपने पास क्लस्टर डेजिग्नेशन टाइप 4। CD4 का मतलब क्या है, क्लस्टर डेजिग्नेशन टाइप 4। ये क्या है, स्पेशल टाइप का प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। इसका काम क्या होता है, इसका काम रिकॉग्निशन का काम होता है। क्या रिकॉग्निशन का काम होता है, कि ये रिकॉग्नाइज करता है, ये CD क्लस्टर जो मॉलिक्यूल है वो क्या रिकॉग्नाइज करता है, कि ये जो MHC2 मॉलिक्यूल है इस पार्शियली मेटाबोलाइज पोलन के साथ प्रॉपरली बाइंड है कि नहीं है। समझ में आ रहा। तो इसका मतलब ये जो CD4 मॉलिक्यूल्स है वो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। क्या आइडेंटिफाई करता है, कि ये जो MHC2 मॉलिक्यूल है वो प्रॉपर है कि नहीं, किसके साथ, पोलन पार्टिकल के साथ। समझ में आ रहा है। अब जैसे ये इसको प्रॉपरली रिकॉग्नाइज करेगा, तो रिकॉग्नाइज करने पे यहाँ पे स्पेशल टाइप का प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है टी हेल्पर सेल के अंदर। इधर यहाँ पे क्या होता है, वेरी वेरी स्पेशल टाइप्स का प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है इसका नाम है CD3 पॉजिटिव। क्या है, CD3 पॉजिटिव। CD3 का मतलब क्लस्टर डेजिग्नेशन टाइप 3। समझ में आ रहा है। अब ये क्या करते हैं, ये जो टी सेल रिसेप्टर और CD4 रिसेप्टर्स क्या होंगे, सिग्नल्स किसको ट्रांसमिट करेंगे,
CD3 मॉलिक्यूल्स को। समझ में आ रहा है? और ये जो CD3 मॉलिक्यूल्स है वो सिग्नल्स को या इंफॉर्मेशन को रिसीव करके इंफॉर्मेशन किधर सेंड करेगा? न्यूक्लियस की तरफ। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अपने पास क्या, टी सेल का न्यूक्लियस, ठीक है, ये अपने पास न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? स्पेशल टाइप्स के जीन। यहाँ पे है अपने पास स्पेशल टाइप्स के जीन, ठीक है, स्पेशल टाइप के जीन। देखो ये जो जीन है, जीन नंबर 1, 2 और 3, जस्ट समझने के लिए नंबरिंग कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये जो जीन नंबर 3 है, जब जीन नंबर 3 एक्टिवेट होगा, समझ में आ रहा? ये जीन नंबर 3 जो है किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? माइटोसिस के लिए। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है भाई? माइटोसिस। इसका मतलब ये हुआ कि जब जीन नंबर 3 एक्टिवेट होगा तो टी सेल्स का क्या होगा? माइटोसिस। इसका मतलब टी सेल्स किसके अंदर चली जाएगी? किसके अंदर चली जाएगी? सेल डिवीजन प्रोसेस के अंदर। टी सेल्स क्या करना स्टार्ट कर देगी? मल्टीप्लाई, ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगी। समझ में आ रहा है? अब देखो भाई, जैसे ही सिग्नल्स न्यूक्लियस के पास आएगा तो ये जो CD3 मॉलिक्यूल्स है वो क्या कर रहा है? सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर रहा है किधर? न्यूक्लियस की तरफ। तो यहाँ पे जो क्या है, स्पेशल ये जो जीन है वो जब जीन नंबर 1 एक्टिवेट होगा तो यहाँ पे क्या होगा? स्पेशल टाइप्स का प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्या बनेगा? सिंथेसाइज होगा, ठीक है। स्पेशल टाइप का प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का क्या होगा? ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे मेरे पास है वेरी वेरी स्पेशल टाइप का प्रोटीन मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है? इस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को बोल रहे हैं अपन इंटरल्यूकिन 2। ये कौन सा प्रोटीन मॉलिक्यूल है? इंटरल्यूकिन 2। समझ में आ गया? अब जैसे ही जीन नंबर 2 एक्टिवेट होगा तो यहां से क्या होंगे? स्पेशल टाइप्स का क्या होगा? प्रोटीन मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होगा, ठीक है। स्पेशल टाइप्स का प्रोटीन मॉलिक्यूल क्या होगा? सिंथेसाइज। और ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है वो आगे चल के क्या होगा? इस सेल, ये जो टी लिम्फोसाइट है उसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा? इंसर्ट। तो स्ट्रक्चर अपने पास कुछ ऐसी बनेगी। समझ में आ गया? ये जो मॉलिक्यूल्स है इस मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं इंटरल्यूकिन, इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर। समझ में आ रहा? ये क्या है? इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर। अब देखो भाई, ये जो इंटरल्यूकिन 2 है वो अपने रिसेप्टर के साथ क्या होगा? बाइंड। क्या होगा? बाइंड। तो यहाँ पे ये इंटरल्यूकिन 2 जो है वो अपने रिसेप्टर के साथ क्या हो रहा है? बाइंड। समझ में आ रहा? जैसे ही इंटरल्यूकिन 2 इंटरल्यूकिन रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा तो ये क्या होगा? सेल के अंदर क्या करेगा? सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेगा। और ये सिग्नल्स किधर जाएंगे? जीन नंबर 3 के पास। तो जीन नंबर 3 क्या होगा? एक्टिवेट। और एक्टिवेट हो गए इस टी सेल्स को किसके अंदर लेके जाएगा? माइटोसिस प्रोसेस के अंदर। समझ में आ गया? और इस टी सेल्स का क्या होगा? डिवीजन। समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या बन जाएगी? काफी सारी टी सेल्स। टी सेल्स का क्या बन जाएगा? कोलोन बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मेरे पास है भाई टी सेल्स का ग्रुप। समझ में आ रहा है? यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया भाई? टी हेल्पर 2 सेल्स का क्या बन गया? पूरा का पूरी कॉलोनी, ग्रुप बन गया। समझ में आ रहा? इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं टी लिम्फोसाइट कोलोन फॉर्मेशन। समझ में आ गया? या अपन इसको क्या बोल सकते हैं? कोलोनल एक्सप्रेशन, कोलोनल एक्सप्रेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ गया? यहाँ पे क्या हो गया? टी सेल्स की क्या बन गई? कॉलोनी, ठीक है। अब ये जो टी सेल्स है वो क्या करती है? वेरी वेरी स्पेशल टाइप के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को क्या करती है? रिलीज। क्या करती है? वेरी वेरी स्पेशल टाइप के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को रिलीज करती है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? स्पेशल टाइप्स का
प्रोटीन मोलिक्यूल्स क्या हो रहा है, रिलीज। समझ में आ रहा है? ये जो प्रोटीन मोलिक्यूल्स है इसको अपन बोलते हैं इंटरल्यूकिन 4। क्या बोलते हैं भाई? इंटरल्यूकिन 4। और दूसरा अपने पास कौन सा मोलिक्यूल्स रिलीज कर रही है ये? यहाँ पे है ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, स्पेशल टाइप का प्रोटीन मोलिक्यूल्स। ये जो प्रोटीन मोलिक्यूल्स है इस प्रोटीन मोलिक्यूल्स को बोलते हैं इंटरल्यूकिन 5। इतना समझ में आ गया? अब देखो भाई ये जो इंटरल्यूकिन 4 इंटरल्यूकिन 5 करते क्या है, देखो यहाँ पे अपने पास दूसरी टाइप की लिम्फोसाइट होते हैं, उसका नाम है बी सेल। क्या है? बी लिम्फोसाइट। तो यहाँ पे मेरे पास है बी लिम्फोसाइट। ये मेरे पास क्या है भाई? बी लिम्फोसाइट। समझ में आ रहा है? अब देखो भाई ये जो बी लिम्फोसाइट है, इस बी लिम्फोसाइट का ये क्या है भाई? न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में क्या है? स्पेशल टाइप्स के जीन। समझ में आ रहा है? अब ये जो बी लिम्फोसाइट है, इस बी लिम्फोसाइट की जो सेल मेम्ब्रेन है वहां पे इस इंटरल्यूकिन 4 के क्या होते हैं? रिसेप्टर। क्या होते हैं? इंटरल्यूकिन 4 के रिसेप्टर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अपने पास इंटरल्यूकिन 4 के रिसेप्टर। ठीक है, और ये जो रिसेप्टर्स है उसके साथ कौन बाइंड हो रहा है? इंटरल्यूकिन 4। कौन बाइंड हो रहा है? इंटरल्यूकिन 4। तो इस रिसेप्टर्स का नाम क्या होगा? इंटरल्यूकिन 4 रिसेप्टर। इतना समझ में आ गया? अब इंटरल्यूकिन 4 रिसेप्टर के साथ कौन बाइंड हो रहा है? इंटरल्यूकिन 4। कौन बाइंड हो रहा है? इंटरल्यूकिन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है अपने पास? इंटरल्यूकिन जो 4 मोलिक्यूल्स है वो किसके साथ बाइंड हो रहा है? इंटरल्यूकिन 4 रिसेप्टर के साथ। अब क्या होगा कि ये जो इंटरल्यूकिन 4 रिसेप्टर्स है वो क्या होगा? सेल के अंदर क्या भेजेगा? सिग्नल्स। और सिग्नल किधर जा रहा है भाई? सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के अंदर क्या है? जीन। जैसे ही सिग्नल्स किधर आएंगे? जीन के पास। ठीक है, तो ये जो जीन है वो क्या करता है कि ये जो बी लिम्फोसाइट है इसका क्या करेगा? मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है? माइटोसिस। इसका मतलब ये जो जीन है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? माइटोसिस के लिए। तो जैसे ही ये जीन एक्टिवेट होगा बी लिम्फोसाइट किसके अंदर चली जाएगी? माइटोसिस प्रोसेस के अंदर, मतलब सेल डिवीजन के अंदर। तो यहाँ पे क्या होंगे भाई? काफी सारे क्या बन जाएंगे? बी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन गए? काफी सारे बी लिम्फोसाइट। समझ में आ रहा? ये सारे के सारे क्या है? बी सेल। बी सेल, बी सेल, बी सेल, मतलब बी लिम्फोसाइट है। ये सब के सब क्या है भाई? बी लिम्फोसाइट। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बी लिम्फोसाइट है इसकी पूरी की पूरी क्या बन गई? कॉलोनी। तो इस पूरी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं भाई? कोलोनल एक्सपेंशन ऑफ बी लिम्फोसाइट। समझ में आ रहा है? इसको अपन क्या बोल रहे हैं? कोलोनल एक्सपेंशन ऑफ बी सेल। समझ में आ रहा है? बी सेल या बी लिम्फोसाइट। अब देखो यहाँ पे ये जो इंटरल्यूकिन 4 है वो क्या करवा रहा है? इस बी लिम्फोसाइट के अंदर क्या करवा रहा है? ग्रोथ। समझ में आ रहा है? इसलिए ध्यान रख लेना ये जो इंटरल्यूकिन 4 है इस इंटरल्यूकिन 4 को और क्या बोल सकते हैं? बी सेल ग्रोथ फैक्टर। समझ में आ रहा है? ये जो इंटरल्यूकिन 4 है वो क्या करवा रहा है? बी सेल के अंदर क्या करवा रहा है? ग्रोथ। समझ में आ रहा है? सेल डिवीजन करवा रहा है। इसीलिए इस इंटरल्यूकिन 4 को और क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं भाई? बी सेल ग्रोथ फैक्टर। इतना समझ में आ गया?
अब देखो यहाँ पे ये जो बी सेल्स है, इस बी सेल्स की जो सरफेस है, इस सरफेस पे क्या है भाई, ये जो इंटरल्यूकिन 5 है, उस इंटरल्यूकिन 5 के क्या है, रिसेप्टर्स। क्या है भाई, रिसेप्टर। तो ये है मेरे पास बी सेल। ये मेरे पास क्या है भाई, बी सेल, और बी सेल की सरफेस पे किसके रिसेप्टर है, इंटरल्यूकिन 5 के। इसका मतलब ये जो रिसेप्टर है इसका नाम क्या होगा, इंटरल्यूकिन 5 रिसेप्टर। समझ में आ रहा। अब ये जो इंटरल्यूकिन 5 वो अपने रिसेप्टर के साथ क्या होगा, बाइंड। क्या होगा भाई, बाइंड। तो ये लो भाई, इंटरल्यूकिन क्या हो गया, बाइंड। समझ में आ रहा। जैसे इंटरल्यूकिन 5 रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, तो बाइंड होने से इंटरल्यूकिन 5 रिसेप्टर क्या होगा, एक्टिवेट। समझ में आ गया। और एक्टिवेट होके ये रिसेप्टर क्या करवाएगा, इस बी सेल्स के अंदर क्या कराएगा, क्या कराएगा, डिफरेंशिएशन। क्या करवा रहा है, डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है। डिफरेंशिएशन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, बी सेल्स का डिफरेंशिएशन, मैच्योरेशन होगा। इसलिए ध्यान रख लेना, ये जो इंटरल्यूकिन 5 है, इस इंटरल्यूकिन 5 को क्या बोलते हैं अपन, बी सेल डिफरेंशिएशन फैक्टर। समझ में आ गया, समझ में आ रहा है। इसका मतलब जो इंटरल्यूकिन 5 है, इस बी सेल्स के अंदर क्या करवा रहा है, डिफरेंशिएशन। और ये बी सेल, ये जो बी सेल है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, वेरी वेरी स्पेशल टाइप की सेल के अंदर। और ये सेल्स कुछ इस तरीके से दिखेगी अपने को। ये अपने पास क्या है भाई, बी सेल्स। और इसके अंदर ये क्या है, बी सेल का न्यूक्लियस। ठीक है, ये बी सेल का न्यूक्लियस। और ये जो न्यूक्लियस है वो किसकी तरह दिख रहा है, कार्ड व्हील शेप। किसकी तरह है, ये जो न्यूक्लियस है वो किसकी तरह दिख रहा है भाई, कार्ड व्हील शेप। ठीक है। और ये जो सेल है, इस सेल को बोलते हैं प्लाज्मा सेल। क्या बोलते हैं भाई, प्लाज्मा सेल। समझ में आ रहा। ये जो सेल है अपने पास, कौन सी सेल है, प्लाज्मा सेल। और इस प्लाज्मा सेल के अंदर ये जो न्यूक्लियस है वो बीच के अंदर नहीं है, किधर है, साइड के अंदर। समझ में आ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि प्लाज्मा सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो कैसा होता है, एक्सेंट्रिक। कैसा है, एक्सेंट्रिक। इसका मतलब ये न्यूक्लियस कैसा है भाई, एक्स सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक का मतलब सेंटर को छोड़ के। समझ में आ रहा। तो ध्यान रख लेना, प्लाज्मा सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, एक्सेंट्रिक। और इसकी शेप कैसी होती है, कार्डवील शेप की तरह। समझ में आ रहा है। ये जो अपने पास पूरी की पूरी सेल्स है, पूरी का पूरा स्ट्रक्चर, इसको अपन बोलते हैं प्लाज्मा सेल्स। तो व्हाट इज प्लाज्मा सेल्स, अगर आपसे पूछे कि भाई प्लाज्मा सेल्स क्या होती है, तो देखो यहाँ पे जो बी सेल्स है वो क्या हो गई, डिफरेंशिएट, मतलब एक्टिवेट हो गई। क्या हो गई, एक्टिवेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्टिवेटेड बी सेल है, इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मा सेल। क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मा सेल। तो व्हाट इज प्लाज्मा सेल, एक्टिवेटेड बी सेल। बी सेल मतलब बी लिम्फोसाइट। जब बी लिम्फोसाइट एक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मा सेल। और ये जो प्लाज्मा सेल्स है वो क्या करती है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन। समझ में आ रहा है। तो ये जो प्लाज्मा सेल्स है वो क्या रिलीज कर रही है भाई, एंटीबॉडी। समझ में आ रहा है। और ये जो एंटीबॉडी है वो किसके अगेंस्ट प्रोड्यूस हुआ है, इस पोलन एंटीजन के अगेंस्ट। समझ में आ रहा है। तो इस एंटीबॉडी का नाम क्या होगा, एंटीपोलन एंटीबॉडी। समझ में आ रहा है, क्या नाम होगा, एंटीपोलन एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। और ये जो एंटीपोलन एंटीबॉडी है वो कौन सी क्लास को बिलोंग करती है,
IgE, इम्यूनोग्लोबुलिन ई। समझ में आ गया? इसका मतलब ये हुआ कि जब बी सेल्स एक्टिवेट होगी तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी? प्लाज्मा सेल्स के अंदर। और प्लाज्मा सेल्स क्या करेगी? कंटिन्यूसली एंटीबॉडी का प्रोडक्शन। और वो जो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर रही है वो कौन सी एंटीबॉडी है? IgE। समझ में आ गया? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो IgE एंटीबॉडी है वो किसके अगेंस्ट बनी है? इस पोलन एंटीजन के अगेंस्ट। इसलिए अपन इसको और क्या बोल रहे हैं? एंटी पोलन एंटीबॉडी। इतना समझ में आ गया? अब अपन क्या करते हैं? इसको मिटाते हैं और आगे बात करते हैं। ये अपने पास प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल मतलब एक्टिवेटेड बी सेल। समझ में आ रहा है? और इस प्लाज्मा सेल के अंदर ये क्या है? कार्डविल न्यूक्लियस। इसका मतलब ये हुआ कि प्लाज्मा सेल्स का जो न्यूक्लियस है वो कैसा होता है? कार्डविल का। और कैसा होता है? एक्स सेंट्रिक। समझ में आ गया? ये जो प्लाज्मा सेल्स है वो क्या प्रोड्यूस कर रही है भाई? एंटीबॉडी। और ये जो एंटीबॉडी है वो कौन सी क्लास को बिलोंग कर रही है? IgE। समझ में आ गया? इस एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट प्रोड्यूस हुआ है? पोलन एंटीजन के। इसलिए इस एंटीबॉडी को मैं क्या बोल रहा हूं? एंटी पोलन एंटीबॉडी। समझ में आ गया? ये जो सारी की सारी प्रोसेस है वो कहाँ हो रही है भाई? इधर। समझ में आ रहा है? देखो ये अपने पास क्या है? एंडोथेलियल लाइनिंग। और इस एंडोथेलियल लाइनिंग के जस्ट नीचे क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू। क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे क्या है अपने पास? कनेक्टिव टिश्यू। देखो यहाँ पे क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या है भाई? स्पेशल टाइप के कनेक्टिव टिश्यू सेल्स। तो यहाँ पे अपने पास कौन सी कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स है? मास्ट सेल। समझ में आ रहा है? तो मास्ट सेल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जस्ट अंडर द एपिथेलियल लाइनिंग। समझ में आ गया? अपनी बॉडी के अंदर जहां जहां एपिथेलियल लाइनिंग है उस एपिथेलियल लाइनिंग के अंदर नीचे क्या है? कनेक्टिव टिश्यू सेल्स। उसमें मोस्ट कनेक्टिव टिश्यू सेल्स कौन सी है? मास्ट सेल। इसका मतलब मास्ट सेल यहाँ भी प्रेजेंट होगी। समझ में आ रहा है? तो ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है वो किधर किधर हो रही है? लंग्स के अंदर। समझ में आ रहा है ना? अब देखो भाई ये जो एंटीपोलन एंटीबॉडी है वो क्या होगी? ब्लड के थ्रू। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। और लोकल लिम्फ नोड के थ्रू कहां पहुंच जाएगी? इधर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। समझ में आ रहा है? तो ये जो एंटीबॉडी है वो ब्लड के थ्रू, समझ में आ रहा है? ब्लड के थ्रू, फिर ब्लड से किधर? लोकल लिम्फ नोड। किधर? लोकल लिम्फ नोड। लोकल लिम्फ नोड के थ्रू किधर आएगी? कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। कहां भाई? कनेक्टिव टिश्यू। समझ में आ गया? और ये पूरी की पूरी प्रोसेस हो कहाँ रही है? लंग्स के अंदर। तो ये अपने पास एंडोथेलियल लाइनिंग, और एंडोथेलियल लाइनिंग के जस्ट नीचे क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। तो इस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या होगी अपने पास? मास्ट सेल। समझ में आ रहा? तो भाई अब मैं क्या करता हूँ? इधर मास्ट सेल का क्या बनाता हूँ? बिग डायग्राम। समझ में आ रहा है? तो ये है मेरे पास ये है मेरे पास मास्ट सेल। मास्ट सेल। समझ में आ गया? ये क्या है अपने पास? मास्ट सेल। अब देखो ये जो मास्ट सेल है ना, इस मास्ट सेल के सरफेस पे क्या होते हैं? स्पेशल टाइप्स के रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स। वो जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स है वो किसके लिए बने? IgE एंटीबॉडी के लिए। समझ में आ रहा? तो यहाँ पे क्या है भाई? स्पेशल टाइप के रिसेप्टर।
तो ये मेरे पास रिसेप्टर मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है? ये जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स है वो किसके लिए? आई जी ई एंटीबॉडी रिसेप्टर, IgE रिसेप्टर। समझ में आ गया? अब देखो इन IgE रिसेप्टर के साथ ये जो IgE एंटीबॉडी है वो क्या होगी? बाइंड। समझ में आ रहा है? वो क्या होगी? बाइंड। तो ये लो भाई अपने पास इधर IgE एंटीबॉडी क्या हो गई? बाइंड। समझ में आ रहा है? ये अपने पास क्या है? IgE एंटीबॉडी। इतना समझ में आ गया? अब देखो ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस हुई है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक अभी तक एलर्जी कस्टमर डेवलप नहीं हुआ। समझ में आ गया? यहाँ तक जो प्रोसेस हुआ है उसको कितना टाइम लगेगा? 2 वीक्स का समय। समझ में आ रहा है? ये जो पूरी प्रोसेस हुई है यहाँ तक उसको अभी तक कितना समय लग गया? 2 वीक्स। समझ में आ रहा? तो ये जस्ट नीचे की तरह एपिथेलियल लाइनिंग के नीचे। इसका मतलब ये हुआ कि जस्ट एपिथेलियल लाइनिंग के नीचे जो मास्ट सेल है वो किससे फुली लोडेड है? IgE एंटीबॉडी से। समझ में आ गया? अब जब नेक्स्ट टाइम ये जो अनफॉर्चुनेट पर्सन है वो पार्क के अंदर जाएगा, समझ में आ गया? जैसे ही पार्क के अंदर फिर से पोलन को इनहेल करेगा तो उस पोलन को मैक्रोफेज क्या करेगी? पार्शियली डिस्ट्रॉयड, और उससे क्या बनेंगे? पोलन एंटीजेंस। और वो जो पोलन एंटीजेंस है वो फिर क्या होंगे? IgE एंटीबॉडी के साथ क्या होंगे? बाइंड। समझ में आ गया? तो ये जो अभी तक की प्रोसेस थी वो क्या थी? फर्स्ट एक्सपोजर टू द पोलन ग्रेन। अब जो आगे की प्रोसेस होगी वो क्या होगी? सेकेंड एक्सपोजर टू द पोलन। समझ में आ गया? तो यहाँ पे मेरे पास बन गया भाई, यहाँ पे क्या आ गया? पोलन। समझ में आ गया? तो ये है मेरे पास पोलन पार्टिकल्स। समझ में आ रहा है? ये जो पोलन जो है वो किसके साथ बाइंड हो गए? IgE इम्यूनोग्लोबुलिन के साथ। जैसे ही पोलन IgE इम्यूनोग्लोबुलिन के साथ बाइंड होंगे तो ये जो IgE एंटीबॉडी की ये जो टेल है वो क्या होगी? एक्टिवेटेड। ये जो टेल है वो क्या होगी? एक्टिवेटेड। और एक्टिवेटेड होके इस रिसेप्टर को क्या करेगी? एक्टिवेट। समझ में आ रहा? जैसे ही ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे तो ये रिसेप्टर क्या होंगे? इस मास्ट सेल के अंदर क्या होंगे? सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेंगे। लेकिन ध्यान रख लेना ये जो सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं वो 3 लेवल के ऊपर होते हैं। समझ में आ रहा है? देखो जब ये जो IgE एंटीबॉडी एक्टिवेट होगी तो उससे क्या होगा? रिसेप्टर एक्टिवेट होगा। और जैसे ये रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, समझ में आ रहा है, तो ये पहला सिग्नल किधर भेजेगा? सेल मेम्ब्रेन के अंदर। समझ में आ रहा है? किसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर? इस मास्ट सेल की सेल मेम्ब्रेन में। समझ में आ रहा है? तो इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? स्पेशल टाइप्स का कटर्स। क्या होता है भाई? स्पेशल टाइप का कटर मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है? स्पेशल टाइप्स का कटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या होता है भाई? इस ये जो मास्ट सेल है इस मास्ट सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या होते हैं? स्पेशल टाइप्स का क्या है भाई? कटर्स। और इस कटर्स का नाम क्या है? इसका नाम है फोस्फोलाइपेज A2। समझ में आ गया? इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन सा एंजाइम है? फोस्फोलाइपेज A2। तो ये जो सिग्नल्स है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू किधर आएगा भाई? फोस्फोलाइपेज A2 एंजाइम। और ये जो फोस्फोलाइपेज A2 एंजाइम है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर। समझ में आ गया? तो ये फोस्फोलाइपेज A2 क्या होगा? एक्टिवेट। और जैसे ये फोस्फोलाइपेज A2 एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा? खुद की सेल मेम्ब्रेन को क्या करने लग जाएगा? डिस्ट्रॉय, कट करने लग जाएगा। समझ में आ गया? अब ये क्या करेगा? खुद की सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करेगा तो यहाँ से क्या निकलेंगे भाई? स्पेशल टाइप्स के प्रोडक्ट। क्या निकलेंगे? स्पेशल टाइप्स के प्रोडक्ट। समझ में आ गया? वो जो प्रोडक्ट्स है वो क्या है भाई? पहला है आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स और दूसरा है आपका ल्यूकोट्राइन्स। समझ में आ रहा है? इसका मतलब जब सिग्नल्स
इस आईजीई रिसेप्टर के थ्रू किधर आ रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फोस्फोलाइपेज A2 एंजाइम है वो क्या होगा, एक्टिवेट। और जैसे ही फोस्फोलाइपेज A2 एंजाइम एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा, खुद की सेल मेम्ब्रेन को क्या करने लग जाएगा, डिस्ट्रॉय। और डिस्ट्रॉय करने से किसका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स। समझ में आ रहा है? ये प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स क्या करेंगे, समझ में आ रहा है, इसका क्या इफेक्ट होगा। तो इसके लिए अपन बनाते हैं इधर बिग डायग्राम, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ब्रोंकाई, समझ में आ गया। और ये जो ब्रोंकाई है इसकी ये क्या है भाई, इंटरनल एंडोथेलियल लाइनिंग, समझ में आ रहा। और ये क्या है भाई, एपिथेलियल सेल्स, क्या है, एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। और ये अपने पास है एयर वे, एयर वे, इतना समझ में आ रहा। अब देखो ये जो एंडोथेलियल लाइनिंग है इसके अंदर यहाँ पे बीच बीच में क्या होते हैं, स्पेशल टाइप्स की ग्लैंड्स। यहाँ पे क्या है भाई, स्पेशल टाइप्स की ग्लैंड्स। ये अपने पास स्पेशल टाइप्स की ग्लैंड्स, समझ में आ रहा। ये अपन किसका डायग्राम बना रहे हैं, इंटरनल ल्यूमेन ऑफ लंग्स या ट्रेक्यूल्स, समझ में आ गया, या फिर ब्रोंकाइस, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे क्या है भाई, इसके चारों तरफ क्या है, इधर ब्लड वेसल्स, ये है इधर ब्लड वेसल्स, समझ में आ रहा है। और इसके चारों तरफ पे यहाँ पे इधर चारों तरफ के यहाँ पे क्या है भाई, स्मूथ मसल्स, ये है अपने पास स्मूथ मसल्स, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स। ये क्या अपने पास, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या। तो ये अपने पास क्या आ गई भाई, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स। और ये पूरा का पूरा डायग्राम किसका है भाई, समझ में आ रहा है इतना। और इसको मैं मिटा देता हूं इधर से, ये अपना लंग्स, समझ में आ रहा। ये पूरी की पूरी प्रोसेस कहाँ हो रही है भाई, ब्रोंकाइस के अंदर, समझ में आ रहा। ये जो देखो इधर ये क्या है भाई, एंडोथेलियल लाइनिंग, समझ में आ रहा। इस एंडोथेलियल लाइनिंग के जस्ट अंदर क्या था अपने पास, कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पे क्या था, कनेक्टिव टिश्यू। और इस कनेक्टिव टिश्यू के जस्ट नीचे यहाँ पे क्या है भाई, स्मूथ मसल्स, ये क्या है, स्मूथ मसल्स, समझ में आ रहा है। तो जब इसको अपन डाइसेक्ट करके देखेंगे तो ये अपने को कुछ ऐसे दिखाई देगा, समझ में आ रहा है। अब देखो ये जो एंडोथेलियल लाइनिंग के नीचे यहाँ पे क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, और इस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या है, मास्ट सेल, समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या है भाई, मास्ट सेल, समझ में आ रहा है। अब देखो तो मैं मास्ट सेल को क्या इधर बना सकता हूँ ना, ऐसे इधर, ये मेरे पास क्या है भाई, मास्ट सेल, समझ में आ रहा है। ये मेरे पास क्या है, मास्ट सेल, समझ में आया ना। अब ये जो मास्ट सेल है वो क्या रिलीज कर रही है भाई, क्या रिलीज कर रही है, प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स।
तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो क्या करेंगे, देखो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो ब्लड वेसल्स है इस ब्लड वेसल्स को क्या करेंगे, डायलेट। क्या कर रहे हैं, देखो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कर रहे हैं, इस ब्लड वेसल्स को क्या कर रहे हैं, डायलेट। समझ में आ रहा, तो प्रोस्टाग्लैंडिन का पहला इफेक्ट क्या रहा है, डायलेट द ब्लड वेसल्स। क्या कर रहे हैं ये, डायलेट ब्लड वेसल्स। समझ में आ रहा है। अब आपको पता है कि जब ये ब्लड वेसल्स डायलेट होगी तो यहाँ पे ब्लड क्या होगा, ज्यादा आएगा। ब्लड क्या होगा, ज्यादा आएगा। इसका मतलब इस एरिया के अंदर ब्लड फ्लो का इंक्रीज क्या हो गया, ज्यादा। समझ में आ गया। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज ब्लड फ्लो। समझ में आ रहा है। अब जब ब्लड ज्यादा आएगा तो ये जो ब्लड वेसल्स है वो क्या होगी, ब्लून आउट। समझ में आ रहा है। तो ये किसकी तरफ मूव करेगी, इस एयरवे की तरफ। समझ में आ गया। तो ये जो एयरवे है वो क्या होगा, ज्यादा नैरो होगा। समझ में आ रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, ये जो एयरवे है वो क्या हो रहा है, नैरो। समझ में आ गया। तो इससे क्या होगा, म्यूकोसल इडेमा। क्या प्रोड्यूस होगा, म्यूकोसल इडेमा। म्यूकोसल इडेमा। समझ में आ रहा है। दूसरी चीज क्या करेंगे कि ये जो ब्लड वेसल्स है, समझ में आ रहा है, इस ब्लड वेसल्स की ये जो एंडोथेलियल सेल्स है, समझ में आ रहा है, ये एंडोथेलियल सेल्स, इन एंडोथेलियल सेल्स के यहाँ पे इनको क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। और जैसे ये एंडोथेलियल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी तो इन एंडोथेलियल सेल्स के बीच में क्या बनेगा भाई, गैप। और इस गैप के थ्रू ब्लड यहाँ पे क्या होगा, लीक आउट। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गई, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है और ब्लड की परमिएबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। समझ में आ रहा है। तो इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ ब्लड कैपिलरी। समझ में आ रहा है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया अपने पास, ये क्या करवा रहा है, इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स। इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स। समझ में आ रहा है। और क्या करता है भाई, ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, इस प्रोस्टाग्लैंडिन्स के क्या होता है, रिसेप्टर्स होते हैं किधर, यहाँ पे। ये जो ये क्या है, ग्लैंड्स। समझ में आ गया। इन ग्लैंड्स के ऊपर क्या हो रहे हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन के रिसेप्टर। जैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन इधर बाइंड होंगे तो ये ग्लैंड्स को क्या करेंगे, एक्टिवेट। और जैसे ही ग्लैंड्स एक्टिवेट होगी तो ये ग्लैंड क्या करेगी, सिक्रेशन। समझ में आ गया। तो जो एयरवे है उस एयरवे के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, सिक्रेशन। समझ में आ गया। तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करवा रहे हैं, इंक्रीज ग्लैंडुलर सिक्रेशन। इंक्रीज ग्लैंडुलर सिक्रेशन। समझ में आ गया। अब देखो भाई, ये जो अपने पास क्या है, स्मूथ मसल्स, इन स्मूथ मसल्स के ऊपर भी यहाँ पे भी क्या होते हैं, ब्लड, ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उस प्रोस्टाग्लैंडिन के क्या होते हैं, रिसेप्टर। सॉरी, ये जो अपने पास स्मूथ मसल्स है यहाँ पे क्या होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन के रिसेप्टर्स। तो जैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन इन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा तो इस स्मूथ मसल्स को क्या करेंगे, स्टिमुलेट। और जैसे ही स्मूथ मसल्स स्टिमुलेट होगी तो ये जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स है वो क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ गया। तो और क्या करवा रहा है ये, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन इन ब्रोंकियल ब्रोंकियल स्मूथ मसल, स्मूथ मसल। तो जिसकी वजह से ये जो एयर वे है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा नैरो। समझ में आ गया। ये जो म्यूकोसा है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा नैरो। समझ में आ गया। तो ये अपने पास क्या हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन्स के इफेक्ट। समझ में आ गया। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कर रहा है, इस एयरवे को क्या कर रहा है, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ज्यादा नैरो कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से अपने को सांस लेने में क्या होने लगेगी, दिक्कत। समझ में आ रहा है। अब देखते हैं इन ल्यूकोट्राइन्स का इफेक्ट। तो ल्यूकोट्राइन्स जो है वो क्या करते हैं भाई, देखो ये जो ल्यूकोट्राइन्स हैं, ये ल्यूकोट्राइन्स क्या कर रहे हैं, इन ब्लड वेसल्स को फर्दर डायलेट कर रहे हैं। समझ में आ गया। फर्दर डायलेट करेंगे तो ब्लड का जो इनकमिंग जो है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा। समझ में आ रहा है। तो ब्लड ज्यादा आएगा तो ये ज्यादा बलून
ब्लून ब्लून आउट होगा, तो ये जो ब्लून आउट हो रहा है वो किधर हो रहा है, एयरवे की तरफ। तो एयरवे क्या होगा, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा, ज्यादा नैरो होगा। समझ में आ रहा है। दूसरी चीज, ये जो एंडोथेलियल सेल्स है, इस एंडोथेलियल सेल्स को फर्दर क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट। तो फर्दर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो ब्लड वेसल्स, इस ब्लड वेसल्स की परमिएबिलिटी को क्या कर रहे हैं, फर्दर इंक्रीज। समझ में आ गया। तो ये क्या कर रहे हैं, श्रिंक एंडोथेलियल सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स, ठीक है। एंडोथेलियल सेल्स श्रिंक होगी तो उससे क्या होगा, ब्लड परमिएबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब ये जो ब्लड वेसल्स है इनकी परमिएबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स। समझ में आ रहा है। दूसरी चीज, ये जो ल्यूकोट्राइन्स है, इन ल्यूकोट्राइन्स के का ये जो स्मूथ मसल्स यहाँ पे क्या होते हैं, रिसेप्टर्स। तो ये स्मूथ मसल्स को क्या करेंगे, फर्दर कॉन्ट्रैक्ट। तो फर्दर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो ल्यूमेन है वो क्या होगा, फर्दर ज्यादा नैरो होगा। समझ में आ रहा है। तो उससे क्या होगी, सांस लेने के अंदर और ज्यादा डिफिकल्टी होगी। समझ में आ गया। तो ये क्या करवा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन इन ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल। समझ में आ रहा है। अब देखो, प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स के तो काम हो गए। अब देखो ये जो रिसेप्टर्स हैं वो क्या करेगा, फिर से सिग्नल्स भेजेगा, किसके अंदर, मास्ट सेल के अंदर। तो यहाँ पे क्या होते हैं भाई, मास्ट सेल के अंदर पहले से क्या होते हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइप के ग्रेन्यूल्स होते हैं। यहाँ पे पहले से क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स, प्री फॉर्म्ड ग्रेन्यूल्स। इनको क्या बोलेंगे भाई, प्री फॉर्म्ड ग्रेन्यूल्स। समझ में आ रहा है। इन प्री फॉर्म्ड ग्रेन्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, स्पेसिफिक सब्सटेंस। तो ये जो सिग्नल्स है वो किधर आएंगे भाई, प्री फॉर्म्ड ग्रेन्यूल्स के पास। और ये प्री फॉर्म्ड ग्रेन्यूल्स क्या होंगे, रिलीज आउट। समझ में आ रहा है। ये प्री फॉर्म्ड ग्रेन्यूल्स क्या हो रहे हैं, रिलीज आउट। समझ में आ रहा है। तो ये जो प्री फॉर्म्ड ग्रेन्यूल्स है वो क्या हो रहे हैं, रिलीज आउट। तो इसके अंदर क्या क्या होते हैं भाई, आपका हिस्टामिन होता है, हिस्टामिन। समझ में आ गया। दूसरा दूसरा प्रोडक्ट होता है इसके अंदर, न्यूट्रोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर। क्या होता है, न्यूट्रोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर। और क्या होता है, इओसिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर। समझ में आ रहा है। ये सब्सटेंस को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। ये हिस्टामिन क्या करता है, हिस्टामिन क्या करता है, ये जो ब्लड वेसल्स उनको क्या कर रहा है, डायलेट। क्यों, क्योंकि हिस्टामिन के इन ब्लड वेसल्स के ऊपर क्या होते हैं, रिसेप्टर। तो ये हिस्टामिन जो है इन ब्लड वेसल्स को क्या कर रहा है, डायलेट कर रहा है। दूसरी चीज, ये जो एंडोथेलियल सेल्स है, इन एंडोथेलियल सेल्स की सरफेस पे भी हिस्टामिन के क्या होते हैं, रिसेप्टर। तो ये फर्दर क्या करेगा, इन एंडोथेलियल सेल्स को श्रिंक करेगा। तो एंडोथेलियल सेल्स जैसे श्रिंक होगी तो इन एंडोथेलियल्स के बीच में क्या होगा, गैप क्या हो जाएगा, ज्यादा। गैप ज्यादा होने से ये जो ब्लड है वो ब्लड वेसल से क्या होगा, लीक आउट। समझ में आ रहा है। तो हिस्टामिन क्या करवा रहा है, इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स, श्रिंक एंडोथेलियल सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स। एंडोथेलियल सेल्स श्रिंक होगी तो परमिएबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स। समझ में आ रहा है। देखो ये जो हिस्टामिन है, इस हिस्टामिन के क्या होता है, इधर स्मूथ मसल्स पे क्या होता है, रिसेप्टर्स। क्या होता है, रिसेप्टर। हिस्टामिन के रिसेप्टर होते हैं इधर स्मूथ मसल्स पे, यहाँ पे। और यहाँ पे हिस्टामिन क्या होता है, बाइंड। समझ में आ गया। तो ये हिस्टामिन क्या हो रहा है, ये स्मूथ मसल को फर्दर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या करवा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन इन ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स। समझ में आ रहा है। कॉन्ट्रैक्शन इन ब्रोंकियल स्मूथ मसल। समझ में आ रहा है।
अब देखो ये जो न्यूट्रोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर्स है वो क्या करवा रहा है कि ये जो न्यूट्रोफिल को क्या करवा रहे हैं, अट्रैक्ट करवा रहे हैं। किधर अट्रैक्ट करवा रहे हैं? यहाँ पे, ये जो साइट है ना, यहाँ पे क्या हो रहे हैं, काफी सारे न्यूट्रोफिल्स क्या होंगे, अट्रैक्ट। किसकी वजह से? न्यूट्रोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर, इओसिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर। तो इओसिनोफिल किसको अट्रैक्ट करेगा? इओसिनोफिल को। और न्यूट्रोफिल ये किसको अट्रैक्ट करेगा? न्यूट्रोफिल्स को। समझ में आ गया? तो ये जो न्यूट्रोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर, इओसिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर क्या कर रहे हैं, साइट ऑफ इंजरी पे किसको अट्रैक्ट कर रहे हैं? न्यूट्रोफिल और इओसिनोफिल को। समझ में आ गया? लेकिन ध्यान रख लेना, ये जो मास्ट सेल यहाँ तक सेटिस्फाइड नहीं होता। अभी मास्ट सेल क्या करेगा कि ये जो मास्ट सेल की जो न्यूक्लियर मशीनरी है वहां पे भी क्या करेगा, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या होते हैं भाई, मास्ट सेल का न्यूक्लियस। समझ में आ रहा है? ये अपने पास जीन, जैसे ही सिग्नल्स न्यूक्लियस के पास पहुंचेगा तो न्यूक्लियर मशीनरी क्या होगी, एक्टिवेट। क्या होगी? न्यूक्लियर मशीनरी एक्टिवेट। पहले मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। जैसे ही न्यूक्लियर मशीनरी एक्टिवेट होगी तो ये क्या करेगा, स्पेशल टाइप के प्रोटीनियस सब्सटेंस को क्या करेगा, रिलीज। कौन कौन से प्रोटीन सब्सटेंस को क्या रिलीज करेगा? ये करेगा आपका इंटरल्यूकिन फर्स्ट। किसको रिलीज करेगा? इंटरल्यूकिन फर्स्ट। समझ में आ रहा है? ये जो तो यहाँ पे ये जो मार्च सेल का जो न्यूक्लियस जब एक्टिवेट होगा तो ये किसको रिलीज कर रही है, इंटरल्यूकिन फर्स्ट को। और किसको रिलीज कर रही है भाई, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर। समझ में आ गया? देखो यहाँ पे एक स्पेशल सब्सटेंस और रिलीज होता है, इसको बोलते हैं प्रोटीएजेज। प्रोटीएजेज, प्रोटीएजेज का मतलब देखो लास्ट में एज लगा हुआ है, इसका मतलब ये एंजाइम है। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे लगा हुआ प्रोटीन, इसका मतलब ये जो एंजाइम है वो क्या करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये जो प्रोटीएजेज एंजाइम्स है वो साइट ऑफ इंजरी पे क्या कर रहा है, प्रोटीशियस मटेरियल्स को क्या कर रहा है, डाइजेस्ट, डिस्ट्रॉय कर रहा है। समझ में आ गया? अब ये जो इंटरल्यूकिन फर्स्ट और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर्स है वो क्या करेंगे, यहाँ पे फर्दर इन्फ्लामेशन को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये जो इंटरल्यूकिन फर्स्ट और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर्स है वो क्या कर रहे हैं, साइट ऑफ इंजरी पे क्या कर रहे हैं, इन्फ्लामेशन को फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं। समझ में आ गया? अब ध्यान रख लेना, ये जो प्रीफॉर्म्ड ग्रेन्यूल्स है, समझ में आ गया, इसको बोलते हैं प्राइमरी मीडिएटर्स। क्या बोलते हैं, प्राइमरी मीडिएटर्स। तो ये अपने पास क्या हो गए भाई, प्राइमरी मीडिएटर्स। प्राइमरी मीडिएटर्स, प्राइमरी मीडिएटर्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भाई जब जैसे ही मास्ट सेल के पास सिग्नल्स आएंगे तो सबसे पहले प्रीफॉर्म्ड ग्रेन्यूल्स को क्या करेंगे, रिलीज। क्यों? क्योंकि इसके पास पहले से बने बनाए तैयार है। समझ में आ गया? लेकिन यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स और इंटरल्यूकिन फर्स्ट ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर को सिंथेसिस करने में क्या लगेगा, टाइम। समझ में आ रहा है? तो ये बाद के अंदर क्या होंगे, रिलीज। समझ में आ रहा है? इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी मीडिएटर्स। समझ में आ गया? तो आपके सेकेंडरी मीडिएटर्स के अंदर क्या होंगे भाई, सेकेंडरी इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। सेकेंडरी इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स या सेकेंडरी मीडिएटर्स, तो क्या क्या हो जाएंगे, इंटरल्यूकिन फर्स्ट, और क्या होगा, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, और आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गया, और आपका ल्यूकोट्राइन्स। समझ में आ गया? तो ये क्या हो गया, प्राइमरी इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स और सेकेंडरी इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। इतना समझ में आ गया? तो ये सारी की सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है भाई, इधर ब्रोंकाई के अंदर। तो ब्रोंकाई के अंदर ये प्रोसेस होने की वजह से जो ब्रोंकाई है वो क्या हो जाएगी, नेरो। समझ में आ गया? अब देखो इसको यहाँ पे सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो ये सारी की सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है, इधर ब्रोंकाई के अंदर।
तो यहाँ पे ब्रोंकाई के अंदर क्या होंगे, ये जो ब्रोंकाई की जो ल्यूमेंस है वो क्या हो जाएगी, नेरो। और नेरो होने की वजह से यहाँ पे मल्टीपल साइड्स पे क्या कैसी स्ट्रक्चर बनेगी, ऐसी। समझ में आ गया। तो ये ब्रोंकाई की जो ल्यूमेंस है वो क्या हो गई, नैरो। तो जब अपन सांस लेंगे तो बार बार विसल्स की आवाज आने लगेगी। समझ में आ गया। तो उस वो जो बार बार, इसका मतलब ये हुआ कि इस लंग्स के अंदर मल्टीपल साइट के अंदर क्या है, मास्ट सेल एक्टिवेटेड है। समझ में आ गया। तो मल्टीपल साइट पे मास्ट सेल एक्टिवेटेड होने की वजह से ये जो ब्रोंक्यूल्स है वहां पे कैसी इस टाइप के स्ट्रक्चर बनेंगे। और ये जो स्ट्रक्चर्स है वो क्या प्रोड्यूस करेगी, विस्लिंग साउंड। क्या क्या प्रोड्यूस करेगी, विस्लिंग साउंड। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, वीजिंग। क्या बोलते हैं, वीजिंग। वीजिंग। समझ में आ गया। तो इन सब की वजह से क्या होगा कि ये जो एयर वे है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से सांस लेने के अंदर क्या होगी, डिफिकल्टी। तो इसको बोलते हैं डिस्निया। समझ में आ गया। सांस लेने में क्या क्या होगा भाई, दिक्कत। तो सांस लेने में दिक्कत होगी तो ये जो उसको क्या बोलते हैं, डिस्निया। डिस समझ में आ गया, डिस्निया। जो एयर वे वो क्या हो गया, नैरो। तो सांस लेने में क्या हो रही है पेशेंट को, दिक्कत। तो इस पूरी प्रोसेस को अपन क्या बोले, अस्थमा। अस्थमा का मतलब यही होता है, अस्थमा में क्या होता है, सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत। तो ये सारी की सारी प्रोसेस क्या होगी, अस्थमा। तो ये पूरी होल कंप्लीट स्टोरी किसके बारे में, अस्थमा के बारे में। तो अभी आपको पता लग गया होगा कि जो एलर्जिक अस्थमा वो कैसे प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब जब भी मास्ट सेल इरिटेट हो गई तो मास्ट सेल क्या कर रही है, स्पेशल टाइप के इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट्स को क्या कर रही है, रिलीज। वो इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट्स आगे चल के क्या करेंगे, इन्फ्लामेशन यूज करेंगे। समझ में आएगा। तो जिससे क्या होगा, एलर्जिक अस्थमा। तो ये पूरी होल स्टोरी क्या है भाई, एलर्जिक अस्थमा।